हेलो क्लास 9। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रशियन इवोल्यूशन का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग टर्बुलेंट टाइम देखे थे, लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स के बारे में पढ़े थे, रशिया का सोसाइटी कैसा था, वहाँ का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या था। इन सारे बिंदुओं को हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार टॉपिक से। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। तो हम लोग क्या देखे थे लास्ट क्लास में, इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट का गठन होता है और फर्स्ट ड्यूमा का गठन होता है और उसको बर्खास्त भी कर दिया जाता है राजा के द्वारा। कितने दिनों में? तो डिसमिस्ड विद इन 75 डेज में। फिर आप देखते हैं सेकंड ड्यूमा का गठन होता है और इसे 2 महीने में डिसमिस कर दिया जाता है। थर्ड ड्यूमा था जिसमें राजा खुद क्या करता है, कंजर्वेटिव्स लोगों को भेजता है ताकि ड्यूमा पर भी उसका अधिकार रहे और उसी की बात चले। तो आगे हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 टू 18 का टाइम है। और इसमें आप देखते हैं कि दो धड़ा बना हुआ है, एक सेंट्रल पावर और एक एलाइड पावर है। सेंट्रल पावर में जो मेजर नेशन है वो कौन है? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की। वहीं एलाइड पावर में आप देखते हैं कि ब्रिटेन है, रसा है, फ्रांस है। तो यहाँ पर क्या होता है, जार निकोलस टू जो है स्टॉप कर देता है, मीन्स रोक देता है कंसल्टिंग पीपल ड्यूरिंग वार लेटर। मतलब शुरुआती दौर में जार जो है राजा से ये जनता से बातचीत करता है युद्ध के बारे में, युद्ध में लिए गए डिसीजंस के बारे में। लेकिन कुछ दिनों बाद राजा जो है लोगों से कंसल्ट करना छोड़ देता है। अब इससे क्या होता है, लोग के सेंटिमेंट को ठेस पहुंचता है। अब यहाँ पर एंटी जर्मन सेंटिमेंट लोगों में पनपता है। अब इसका नतीजा क्या होता है, सेंट पीटर्सबर्ग जो कि एक जर्मन नाम है, इस जगह का नाम बदल कर पेट्रोग्रैड कर दिया जाता है। अब पेट्रोग्रैड क्यों किया जाता है? क्योंकि एंटी जर्मन सेंटिमेंट लोगों में पनपता है। तो ये इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि राजा जब कंसल्ट करना लोगों से बंद कर देता है तो लोगों का क्या प्रतिक्रिया होता है। अब वर्ल्ड वार 1 में आप रसिया के सिचुएशन को देखेंगे, कंडीशन को देखेंगे तो क्या देखते हैं कि रसिया दो फ्रंट पे वार करता है। एक वेस्टर्न फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहा होता है और एक ईस्टर्न फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहा होता है। आगे आप जब वेस्टर्न फ्रंट को गौर करेंगे तो वहाँ पे उसके बगल में मैप में जब आप अपने चैप्टर में देखेंगे तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया होता है, जहाँ पर इसे हार का सामना करना पड़ता है रसियन आर्मी को। और यह रसियन आर्मी जब रशियन आर्मी रिटर्न होता है तो रिटर्न होने के समय क्या करता है, रास्ते में पड़ने वाला जो भी फसल होता है, घर होता है, इन सब में वो आग लगा देता है। इसके कारण ये आग लगाने के पीछे जो सोल्जर्स का इंटेंशन होता है वो गुड इंटेंशन होता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ता है। सोल्जर्स ये सोचते हैं कि यहाँ से अगर हम लोग वापस जा रहे हैं तो अगर जो दुश्मन सैनिक है वो अंदर एंट्री करेगा तो क्या होगा, खाने पीने का साधन उसको मिलेगा। इसके कारण वो फ्लोरिश कर सकता है, ज़्यादा अंदर तक एंट्री कर सकता है। इसलिए वो चाहते हैं कि जो भी चीज़ बीच में है उसको नष्ट कर दे ताकि सैनिक आ ही नहीं पाए। तो इस इंटेंशन से वो आग लगाता है, लेकिन इसके कारण बहुत सारे लोग बेघर हो जाते हैं, भूखमरी की स्थिति आ जाती है। इसके कारण लोग में रोष बढ़ता है राजा के खिलाफ। आगे आप देखते हैं फरवरी रिवॉल्यूशन 1917 के बारे में। अब रसिया के अंदर के भौगोलिक परिवेश को देखिएगा तो यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है नेवा। नेवा रिवर जो है उसका दो बैंक होगा, एक लेफ्ट बैंक और एक राइट बैंक। लेफ्ट बैंक की क्या खासियत है, यहाँ पर जितने भी ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं वो है ड्यूमा है, पैलेस है, फैशनेबल एरियाज है। फैशनेबल मतलब अच्छे अच्छे इमारत हैं, पार्क्स वगैरह ये सब होंगे। वहीं राइट बैंक की तरफ आप देखिएगा तो इधर इंडस्ट्रीज है, वर्कर्स क्वार्टर्स है। मतलब कुल मिला के ये पॉल्यूशन वाला इलाका है और ये रेसिडेंशियल पॉश इलाका जिसको आप कहते हैं वो है। अब होता क्या है कि फरवरी 1917 में फूड शॉर्टेज हो जाता है। किधर होता है? तो राइट बैंक की तरफ होता है, क्योंकि ये लोग तो समृद्ध हैं, ये लोग गरीब हैं। तो राइट बैंक की ओर क्या होता है, फूड शॉर्टेज होता है। ये फूड शॉर्टेज क्यों होता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है वेरी कोल्ड विंटर, है ना, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है, एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट हो जाता है, हेवी स्नो होता है। इन 3-4 कारणों के कारण फूड शॉर्टेज होता है 1917 फरवरी में। अब इसके कारण क्या होता है, ऑन 22 फरवरी ए लॉकआउट टुक प्लेस एट ए फैक्ट्री ऑन राइट बैंक। मतलब एक लॉकआउट होता है, तालाबंदी होता है फैक्ट्री में, एक फैक्ट्री में, कहाँ? राइट बैंक में। अब जो सपोर्टर्स होते हैं दूसरे 50 फैक्ट्रीज के, अदर 50 फैक्ट्रीज के वर्कर्स, वो लोग इसको सपोर्ट करते हैं, जिसके कारण स्ट्राइक हो जाता है। बहुत सारे जगहों पर महिलाएं भी जो है इन स्ट्राइक्स का नेतृत्व करती हैं और इसीलिए इसको इंटरनेशनल वीमेंस डे भी कहा जाता है। तो क्या आप देखते हैं कि 22 फरवरी को, इसको हम लोग फ्लो चार्ट में इस प्रकार से देख सकते हैं कि 22 फरवरी को लॉकआउट होता है एक फैक्ट्री में राइट साइड। अगले दिन स्ट्राइक होता है। अब इस स्ट्राइक को समर्थन कौन करते हैं? तो वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज, मीन्स 50 अलग अलग फैक्ट्री के वर्कर्स जो है इसको सपोर्ट करते हैं। अब क्या होता है, स्ट्राइक होने के बाद वर्कर्स जो है कहाँ पहुँच जाते हैं? नेवास्की प्रॉस्पेक्ट। नेवास्की प्रॉस्पेक्ट क्या है? कैपिटल का सिटी है, सेंटर है, ठीक है। अब आगे क्या होता है, गवर्नमेंट एक्शन लेती है, गवर्नमेंट इम्पोज करती है कर्फ्यू। इसके कारण डिमॉन्स्ट्रेटर्स जो थे
मतलब जो प्रदर्शनकारी थे वो डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, उनको हटा दिया जाता है, वो बिखर जाते हैं। फिर क्या होता है, 25 फरवरी को राजा ड्यूमा को सस्पेंड कर देता है। नेक्स्ट डे आप क्या देखते हैं, 26 फरवरी को प्रोटेस्टर्स अगेन रिटर्न हो जाते हैं। कहाँ पर, लेफ्ट बैंक में, लेफ्ट बैंक के सड़कों पर वो भर जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। 27 फरवरी को आप देखते हैं कि ये जो प्रोटेस्टर्स थे वो पुलिस हेडक्वार्टर को रैंसैक्ड कर देते हैं, वहाँ पर नुकसान पहुँचाते हैं। प्रोटेस्टर्स जो है स्लोगन का नारा लगाते हैं, मीन्स नारा लगाते हैं, तख्ती लेकर के स्लोगन्स उस पर लिखा होता है। क्या चीज़ होता है स्लोगन, तो ब्रेड, वेजेज, बेटर आवर्स, डेमोक्रेसी। तो इन चीज़ों का नारा लगाया जाता है, किसके द्वारा, प्रदर्शन करने वालों के द्वारा। अब गवर्नमेंट फिर रिएक्शन लेगी। गवर्नमेंट क्या करती है, डिप्लॉय करती है कैवेलरी, मीन्स आर्मी को बुलाती है। लेकिन कैवेलरी जो था इस बार डिफ्यूज कर देता है गोली चलाने से, किस पर, प्रदर्शनकारी पर। अब यहाँ पर आप एक एक्शन क्या देखते हैं कि सोल्जर्स और वर्कर्स इकट्ठा हो जाते हैं, मीन्स मिल जाते हैं, और मिल करके वे लोग गठन करते हैं सोवियत का। याद रखना है नाम सोवियत का, सोवियत, या इसको आप काउंसिल भी कह सकते हैं। यह सोवियत को पेट्रोग्राड सोवियत भी कहा जाता है। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। तो अगर नोट्स अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लास्ट तक देखिए, ये चैप्टर फुल्ली कवर हो जाएगा आपके द्वारा। अब आगे आप क्या देखेंगे कि जब पेट्रोग्राड सोवियत का गठन होता है या सोवियत काउंसिल का गठन होता है, या सोवियत काउंसिल में कौन कौन लोग होते हैं, तो अभी आप देख चुके हैं कि सोल्जर भी होते हैं, पीजेंट्स भी होते हैं, या वर्कर्स भी होते हैं। अब इसका आउटकम क्या होता है, नतीजा क्या होता है, तो एक डेलीगेशन जो है जार से मिलने जाता है। एक डेलीगेशन कहाँ से जाएगा, तो सोवियत से जाएगा। डेलीगेशन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल। अब ये एडवाइस देता है जार को, ये कौन एडवाइस देता है, डेलीगेशन एडवाइस देता है जार को। क्या कहता है कि आप गद्दी को छोड़ दीजिए, एब्डिकेट। अब किंग क्या करता है, इस एडवाइस को मान लेता है और 2 मार्च को गद्दी छोड़ देता है। इसी के साथ मोनार्की खत्म हो जाता है फरवरी 1917 में। याद रखना है, ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछेगा कि मोनार्की कब खत्म होता है, तो फरवरी 1917 में मोनार्की रसिया से खत्म हो जाता है। अब जब मोनार्की खत्म हो जाता है तो अगर हम फ्लो चार्ट में समझे कि वहाँ के शासन व्यवस्था को, तो आप देखते हैं कि फरवरी 1917 में मोनार्की होता है। अब यह मोनार्की तो फरवरी 1917 में खत्म होता है, तो मोनार्की खत्म होता है तो शासन व्यवस्था कौन संभालेगा, तो इसके लिए प्रोविजनल गवर्नमेंट का गठन होता है, और प्रोविजनल गवर्नमेंट को भी हटाने का प्रयास किया जाता है और अंततः हटा दिया जाता है। उसके बाद मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी का गठन होता है, जिसको आप शॉर्टकट में नोट्स में MRC देखेंगे, मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी। अब यह जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होता है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को भी मानता है। अब आगे आप देखेंगे कि प्रोविजनल गवर्नमेंट का क्या रोल होता है। तो यह प्रोविजनल गवर्नमेंट बेसिकली में इन्फ्लुएंशियल पावर पर कौन होता है, कौन लोग इसको ऑपरेट करते हैं, तो आर्मी ऑफिशियल्स होते हैं, लैंड ऑनर्स होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स होते हैं, उद्योगपति वगैरह, ये लोग इसको ऑपरेट कर रहे होते हैं। लेकिन लिबरल्स और सोशलिस्ट जो थे वो क्या चाहते हैं, वे लोग प्रोविजनल गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते हैं। उन लोगों का कुछ अपना डिमांड होता है। क्या डिमांड है, तो एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। और वो चाहते हैं कि जो भी रिस्ट्रिक्शन है पब्लिक मीटिंग पर या पब्लिक के एसोसिएशन पर, मतलब लोगों के द्वारा जो मीटिंग बुलाई जाती हैं, सभाएं बुलाई जाती हैं, या उनका जो ग्रुपिंग होता है, इसको हटा लिया जाए, जो रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। तीसरा आप क्या देखते हैं कि सोवियट्स लाइक पेट्रोग्राड सोवियत वेयर सेटअप एवरीवेयर। हर जगह ये पेट्रोग्राड सोवियत जो आप देखे हैं थोड़ी देर पहले कि इसका गठन होता है किसके द्वारा, तो सैनिक और वर्कर्स आपस में मिल जाते हैं और एक ग्रुप बनाते हैं, जिसको हम लोग सोवियत कहते हैं, काउंसिल कहते हैं, या इसी को पेट्रोग्राड सोवियत कहते हैं, क्योंकि पेट्रोग्राड में बना होगा। तो ये पेट्रोग्राड सोवियत जो है अपना संगठन हर तरफ फैलाता है। यहाँ से डिप्लोमेसी इंटर होता है, यहाँ से डिप्लोमेसी इंटर होता है कम्युनिस्ट का, कि कम्युनिस्ट अपना जाल बिछाना शुरू करता है। ये पॉलिटिकल मूव है। अब आगे आप क्या देखिएगा, अप्रैल 1917 का समय आता है और व्लादिमीर लेनिन जो कि बोल्शेविक लीडर होता है वो रिटर्न आ जाता है रसिया में, जो कि एग्जाइल से। ठीक है, ही डिमांडेड 3 थिंग्स। और आते आते यह व्लादिमीर लेनिन जो है, लेनिन 3 मांग रखता है। पहला मांग क्या है, वार टू बी ब्राउट टू अ क्लोज। मतलब अभी आप देख रहे हैं वर्ल्ड वार का पीरियड है, तो ये चाहता है कि लड़ाई खत्म हो, लैंड्स को ट्रांसफ़र किया जाए, किसको, पीजेंट्स को। और तीसरा मांग इसका होता है कि नेशनलाइजेशन किया जाए बैंक्स का। नेशनलाइजेशन मतलब सरकारी बना दिया जाए बैंक का। इसके इन्हीं 3 डिमांड्स को लेनिन्स का अप्रैल थीसिस कहा जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में कि लेनिन्स अप्रैल थीसिस क्या है, तो आप इन 3 बिंदुओं को रखिएगा। जब वो एग्जाइल से रसिया वापस लौटता है तो वो 3 मांगों को रखता है। वो 3 मांग क्या है, वार टू बी ब्राउट टू इंड, लैंड टू बी ट्रांसफर टू पीजेंट्स, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेनिन्स अप्रैल थीसिस। और इसके साथ साथ वह यह भी कहता है कि बोल्शेविक पार्टी का नामांकन करना चाहिए, फिर से नाम बदल देना चाहिए, और क्या नाम रखना चाहिए, कम्युनिस्ट पार्टी। अब क्या क्या कदम उठाया जाता है, ये तो 3 मांग रखता है, लेकिन बोल्शेविक अब क्या क्या कदम उठाते हैं, तो देखिए ये बहुत ही डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल मूव था बोल्शेविक का, जिसके कारण वो रसिया में
स्थापित हो पाएँ, पहला आप क्या देखते हैं कि फैक्ट्री कमिटीज वेयर फॉर्म्ड इन इंडस्ट्रियल एरिया। जो भी औद्योगिक क्षेत्र थे, इलाके थे, वहाँ पर फैक्ट्री कमेटी बना देता है। मतलब अपने लोगों का समूहीकरण कर रहा है, लोगों को इकट्ठा कर रहा है, अपना बेस बना रहा है पॉलिटिकल पार्टी का। ट्रेड यूनियन का संख्या बढ़ाया जाता है। सोल्जर कमिटी, सोल्जर में भी कमिटी बना देता है। और 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू एन ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स। जो कांग्रेस होता है, सम्मेलन होता है सोवियट्स का, वहाँ 500 सोवियत को प्रतिनिधियों को भेजता है। तो ये सारा कदम किसके द्वारा उठाया जा रहा है? ये सारा कदम बोल्शेविक्स के द्वारा उठाया जा रहा है। बोल्शेविक के नेता कौन है? लेनिन है। और जब बोल्शेविक के नेता लेनिन जब ये सब कदम उठाते हैं तो प्रोविजनल गवर्नमेंट को लगता है कि ये राजनीति मेरे हाथ से खिसकता जा रहा है। तब रिएक्शन होता है प्रोविजनल गवर्नमेंट की तरफ से। अब क्या रिएक्शन होता है? तो डेमोन्स्ट्रेशंस बाय बोल्शेविक्स वेयर रिप्रेस्ड। बोल्शेविक जो भी डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं, इसको दबाया जाता है। लीडर्स वेयर अरेस्टेड। जो बोल्शेविक के लीडर हैं उनकी गिरफ्तारी की जाती है। मेनी बोल्शेविक लीडर्स फ्ली और हाइड। बहुत सारे बोल्शेविक लीडर जो होते हैं या तो भाग जाते हैं या छिप जाते हैं। आगे आप क्या देखते हैं? रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917 काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें आप क्या देखते हैं कि कन्फ्लिक्ट होता है। इस दौरान में क्या होता है? कन्फ्लिक्ट होता है किसके किसके बीच में? तो प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक्स के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है। जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो और बोल्शेविक है वो, इन दोनों के बीच में आप देखेंगे विवाद होता है। अब अपराइजिंग प्लान किया जाता है किसके खिलाफ? प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ। मतलब प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटा देना है। अब इसके लिए बोल्शेविक क्या करते हैं? तो देखिए, बोल्शेविक सपोर्टर्स इन आर्मी, आप देखे हैं कि कमेटी वगैरह बनाया गया था आर्मी में। बोल्शेविक सपोर्टर्स इन सोवियट्स, सोवियट्स में भी जो बोल्शेविक सपोर्टर हैं, और बोल्शेविक सपोर्टर्स इन फैक्ट्रीज, इन सब को इकट्ठा करता है लेनिन। अब लेनिन का दिमाग काम कर रहा है और पॉलिटिक्स पहले से ही कर दिया गया है, जाल बिछाया गया था, अब जाल को खींचा जा रहा है, मछली फंसेगा इसमें। तो आप देख रहे हैं कि ये तीन जो झुंड वो बनाए हुए था, पहले से जो मेंबरशिप अपना चलाया हुआ था, उन सारे मेंबर्स को इकट्ठा करने का काम कर रहा है। अब आगे यहीं नहीं रुकता है, लेनिन क्या करता है? लेनिन संपर्क करता है पेट्रोग्राड सोवियत से। पेट्रोग्राड सोवियत आप देख रहे हैं जो आर्मी और वर्कर्स के द्वारा बनाया गया था। साथ ही साथ बोल्शेविक पार्टी से, है ना, इन दोनों को भी कंबाइन करता है, दोनों को भी अपने में मिलाता है और इस सत्ता को पलटने का काम करता है। किस सत्ता को? जो प्रोविजनल गवर्नमेंट का सत्ता है। तो आप क्या देखते हैं कि जब सारे कमिटीज, पेट्रोग्राड्स, सोवियत और बोल्शेविक पार्टी की मदद से जब सत्ता का परिवर्तन किया जाता है, मीन्स जो प्रोविजनल गवर्नमेंट होता है उसको सत्ता से हटाया जाता है, तो एक नया कमेटी बैठाया जाता है जिसका नाम है मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी, जो हम लोग फ्लो चार्ट में देख चुके हैं। ये किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी? तो सोवियत के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और इसके लीडर कौन होते हैं? तो लियोन ट्रॉट्स्की, इनको बनाया जाता है मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी का लीडर। अब आगे आप क्या देखते हैं? 24 अक्टूबर 1917 को अपराइजिंग शुरू होता है और पीएम केरेंस्की क्या करते हैं? सिटी को छोड़ देते हैं। जब मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी का गठन हो जाता है तो क्या होगा? अपराइजिंग होगा। अपराइजिंग होगा मतलब कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसको सत्ता से हटाया जाएगा। अब इसके लिए मूव करता है, और मूव करता है तो क्या होता है? पीएम केरेंस्की जो होते हैं वो शहर को छोड़ के भाग जाते हैं। पीएम केरेंस्की किस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं या किस सरकार में है? तो प्रोविजनल गवर्नमेंट में है पीएम केरेंस्की। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कन्फ्लिक्ट बढ़ता हुआ। लेट इन द डे मतलब शाम को मिलिट्री रॉयल टू गवर्नमेंट। अब सारे कमेटी में तो सदस्य नहीं बन गए थे सारे मिलिट्री आर्मी, कुछ मिलिट्री ऑफिशियल जो थे वो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाने में भी थे। तो जो मिलिट्री ऑफिशियल थे, उनके जो वफादार सैनिक रहे होंगे, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग पहला स्टेप लेते हैं कि जो 2 बिल्डिंग होता है बोल्शेविक का, उसको कैप्चर कर लेते हैं। वे लोग टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिसेस को कैप्चर कर लेते हैं ताकि सूचना फैलाने में बोल्शेविक को दिक्कत हो। तीसरा क्या देखते हैं कि ट्रूप्स डिप्लॉयड टू प्रोटेक्ट विंटर पैलेस। विंटर पैलेस को बचाने के लिए, जो कि सम्मान है ना, उसको बचाने के लिए वहाँ पर ट्रूप्स को बहाल किया जाता है। अब ये सारे एक्शन किसके द्वारा लिए जाते हैं? प्रोविजनल गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं, लेकिन इसका रिएक्शन भी देखने को मिलेगा किसके द्वारा? एमआरसी के द्वारा। अब एमआरसी क्या करता है? ये गवर्नमेंट ऑफिसेस को सीज कर लेता है, मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लेता है, और अरोरा शिप होता है वो सेलिंग करता है, गोलाबारी करता है और विंटर पैलेस पर, और विंटर पैलेस को ये लोग नेतृत्व में ले लेते हैं। बाय नाइट, रात होते होते एमआरसी क्या करता है? पूरे शहर को कंट्रोल में ले लेता है। अब यहाँ से देख रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन हो रहा है। ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स अप्रूव द बोल्शेविक एक्शन। जो ऑल रशियन कांग्रेस का जो संगठन है, जो सम्मेलन है, उसमें बोल्शेविक एक्शन को जायज़ ठहराया जाता है। और दिसंबर आते आते आप देखेंगे कि बोल्शेविक्स जो है पूरे मॉस्को, पेट्रोग्राड एरिया, इन सब को, मतलब मोस्ट ऑफ द रशिया को अपने कंट्रोल में ले लेता है। तो इस प्रकार से प्रोविजनल गवर्नमेंट का खात्मा होता है और एमआरसी पावर में उभरती है। तो
अक्टूबर रिवॉल्यूशन तो हम लोग देख लिए, लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि चेंजेज आफ्टर अक्टूबर क्या है। तो इसमें 5-6 बिंदु है, 7-8 बिंदु है, और इसको आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि क्या चेंजेस देखने को मिलता है अक्टूबर के बाद, या आपसे अगर ये पूछा जाए कि रशियन रिवॉल्यूशन का क्या इंपैक्ट आप देखते हैं रसिया में, तो इन्हीं में से हम लोग कुछ बिंदु लिख सकते हैं। तो पहला चीज़ आप देखते हैं कि इंडस्ट्रीज और बैंक्स को क्या किया जाता है, नेशनलाइज कर दिया जाता है नवंबर 1917 में। लैंड को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है। पीजेंट्स को अलाउ कर दिया जाता है कि वो ज़मीन छीन सकते हैं नोबिलिटी से। वहीं ओल्ड टाइटल्स जो एरिस्टोक्रेसी का था उनको बैन कर दिया जाता है, जो भी टाइटल्स वगैरह दिए जाते हैं। न्यू यूनिफॉर्म डिज़ाइन किया जाता है आर्मी के लिए और ऑफिशियल्स के लिए। बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया जाता है, जो कि हम लोग देख चुके हैं। ट्रेड यूनियन केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल। अब ये जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, ये नहीं चाहती है कि इसके खिलाफ भी विरोध हो, इसलिए जहाँ भी ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है, ज़्यादा ह्यूमन संख्या में है, वहाँ पर उस ह्यूमन को पहले से ही अपने से जोड़ के रखना चाहता है, इसलिए ट्रेड यूनियन को अपने अंडर में रख रहा है। आगे आप देखते हैं कि दोज क्रिटिसाइज बोल्शेविक्स, जो भी बोल्शेविक का शिकायत करते हैं, बुराई करते हैं, उनको पनिश किया जाता है। और इसके लिए एक सीक्रेट पुलिस का भी गठन होता है जिसका नाम है चेका। ये MCQ में आपसे पूछेगा। कलेक्टिव फार्मिंग को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये सब का नतीजा आप फैक्ट्री इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इन्हांसमेंट देखेंगे, इंक्रीज देखेंगे। अब 1918 से 1919 के पीरियड में आप देखते हैं कि यहाँ पर दो धारा बनता है। एक प्रो जारिस्ट मीन्स जो जारिस्ट का सपोर्टर होता है, जो वाइट्स है, और एक ग्रीन्स ग्रुप में बंटता है जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज है। दोनों को बैक कौन करता है, तो दोनों को सपोर्ट करने वाला कंट्रीज है फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश, जापानीज ट्रूप्स। मतलब आप कह सकते हैं फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटिश, जापानीज द्वारा प्रोमोटेड है ये। और ये जो वाइट्स और ग्रीन्स हैं, ये लोग जो बंटते हैं, ये लोग पूरे रसिया को लगभग कंट्रोल कर रहे होते हैं, ये जो दो ग्रुप है वाइट और ग्रीन्स का। लेकिन इनमें कुछ ना कुछ वैचारिक मतभेद आ जा रहा है। वैचारिक मतभेद क्या आ जा रहा है, काम करने के शैली में आ जा रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों बैक किसके द्वारा किए जा रहे हैं, तो फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश, जापानीज ट्रूप्स के द्वारा किए जाते हैं। और ये क्यों होते हैं, क्योंकि दे वेयर वरीड अबाउट सोशलिज्म इन रसिया। कुछ सोशलिज्म को लेकर के इन लोगों का, इन दोनों ग्रुपों का, जो वाइट और ग्रीन्स होते हैं, जो बंटते हैं, इन दोनों ग्रुप को सोशलिज्म के लेकर के फिक्र होती है। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं, वाइट्स जो हैं, जो कि नन बोल्शेविक हैं, वाइट्स जो हैं वो नन बोल्शेविक हैं, टुक हार्श स्टेप, ये कुछ हार्श स्टेप ले लेते हैं विथ पीजेंट्स के साथ, क्योंकि पीजेंट्स इनसे ज़मीन छीनते हैं। तो हार्श स्टेप लेते हैं, तो नन बोल्शेविक क्या कर होता है, इनका खराब इमेज बनता है और ये सपोर्ट लूज करते हैं। मतलब लोगों में जो इनका समर्थन था वो घटने लगता है। कब घटने लगता है, जब ये पीजेंट्स पर कुछ हार्श स्टेप ले लेते हैं। पीजेंट्स जो इनसे ज़मीन छीने होते हैं, वो हार्श स्टेप ले लेते हैं ये उनके खिलाफ, इसके कारण इनका सपोर्ट घटने लगता है। वहीं बाई 1920 आप क्या देखते हैं, बोल्शेविक्स कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ रसिया। बोल्शेविक्स जो होते हैं वो ज़्यादातर रसिया पर कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उनको सपोर्ट मिलता है नन रसियन लोगों का, मुस्लिम जादिस्ट का। और इन खीव में आप क्या देखते हैं, बोल्शेविक्स क्या करता है कि एक लोकल नेशनलिस्ट को मार देता है। अब मारता है तो क्या कह के मारता है, इसको जज कैसे ठहराता है, तो वो बोलता है कि सोशलिज्म को बचाने के क्रम में यह एक कुछ लोकल नेशनलिस्ट को ब्रूटली मार देता है। अब इसके कारण इसका भी इमेज डाउन होना शुरू हो जाता है। आप पहले देख चुके हैं कि नन बोल्शेविक्स जो थे, वाइट्स थे, उनका इमेज डाउन हो रहा है, यहाँ पर इसका इमेज डाउन हो रहा है। अब इस इमेज को गिरने से बचाने के लिए, कंपनसेट करने के लिए, वो जो बैकअप कंट्रीज था उनको भी ये उनका ध्यान अपनी ओर, उनका सिंपैथी अपनी ओर गेन करना चाहता है। इसके लिए ये क्या करता है, टू कंपनसेट गिव पॉलिटिकल ऑटोनॉमी टू नन रसियन नेशनलिस्ट। जो भी नन रसियन नेशनलिस्ट होते हैं उनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है। ये कौन करता है, बोल्शेविक्स लोग करते हैं। तो ये बीच का प्रकरण देख रहे हैं, जो प्रकरण 18 से 19 के बीच में चल रहा है, किस प्रकार से दो धारा में बढ़ जा रहा है। जो पॉलिटिकल पार्टी इतना सिस्टम करके आया वो वाइट्स और ग्रीन में बढ़ जा रहा है। क्यों बढ़ जा रहा है, तो क्योंकि सोशलिज्म को लेकर के थोड़ा मोड़ा भिन्नता था मानने में, ये ज़मीन वगैरह के छीनने में, ये सब में। और ये घटनाक्रम आप देख रहे हैं 18 से 19 के बीच में। और लास्ट टॉपिक जो हम लोग देखेंगे, स्टैलिनिज्म और कलेक्टिविज्म। अब कंडीशन क्या है अभी शहर का, 1927 से 28 के पीरियड में हम लोग आ गए। अभी शहर में क्या चल रहा है, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस फूड शॉर्टेज से बचने के लिए प्राइसेस को फिक्स कर रही है, लेकिन किसान जो है रिफ्यूज कर जाते हैं इस प्राइस पर अपने अनाज को बेचने से। अब समस्या उत्पन्न हो जाती है यहाँ पर। आप स्टालिन के बारे में पढ़ रहे हैं, इससे पहले आप लेनिन के बारे में पढ़ रहे थे। स्टालिन कौन है, तो स्टालिन लेनिन के बाद इस पॉलिटिकल कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसका
लीडर है, मेन लीडर है। अब स्टालिन को क्या लगता है कि ये फूड शॉर्टेज क्यों है, तो उसका मानना है कि जो रिच पीजेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, जो बिचौलिए हैं, ये लोग अनाज को इकट्ठा कर रहे हैं और ऊंचे दाम पर बेचने का इंतजार कर रहे हैं, जिसके कारण मार्केट में अनाज की कमी हो जा रही है और प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अब पार्टी मेंबर्स जो थे कम्युनिस्ट पार्टी के, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग टूर करना शुरू करते हैं, घूमना शुरू करते हैं, प्रोड्यूसिंग एरियाज में, खेत खलिहानों में, अलग अलग जगहों पर घूमते हैं। वो लोग रेड मारते हैं कुलक्स में, जहाँ पर अनाज इकट्ठा हो सकता है। बट इन सब के कारण क्या हो रहा है कि अनाज का जो शॉर्टेज है वो ख़त्म नहीं हो पा रहा है। ये सारे स्टेप्स के बाद भी अनाज का शॉर्टेज ख़त्म नहीं हो रहा है। अब यहीं पर आप देखते हैं स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम, जो कि 1929 में आता है। इसमें क्या होता है, पार्टी फोर्स्ड ऑल पीजेंट्स टू कल्टिवेट इन कलेक्टिव फार्म्स। मतलब जो पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, वो लोग क्या कहते हैं कि किसानों को फोर्स करते हैं, ज़बरदस्ती कहते हैं कि एक कलेक्टिव फार्म में, अगर 5 किसान हैं, उनका सबका अलग अलग टुकड़ा है ज़मीन का, इन सबको कलेक्ट करके एक जगह कर दिया जाता है, एक टुकड़ा बना दिया जा रहा है और कहा जा रहा है इसी में खेती करिए। अब इससे जो उत्पादन होगा, उसमें प्रॉफिट जो होगा, उस प्रॉफिट को शेयर किया जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि पीजेंट्स हु रेसिस्टेड, बहुत सारे पीजेंट्स ऐसे थे जिनको ये तरीका पसंद नहीं था, तो वो रेसिस्ट करते हैं, उनको पनिश किया जाता है। बाद में चल करके कुछ को छोड़ भी दिया जाता है कि तुम इंडिपेंडेंटली कर सकते हो खेती, लेकिन उनको कोई भी सरकारी सुविधा मुहैया नहीं कराया जाता है। अब इसका परिणाम क्या होता है, तो इसका परिणाम मिक्स होता है, इससे फूड शॉर्टेज का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो ये था रसियन रिवॉल्यूशन। अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।